नमस्कार दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स लगातार पढ़ रहे हैं और आपको ये चौथा वीडियो मिलने जा रहा है करंट अफेयर्स का। और मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि बिना नोट्स बनाए काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई परीक्षा आएगी तो आप उसी नोट्स को रिवाइज करके और तब परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, ऐसे वीडियो अगर आपने सेव करके भले ही रख लिया है, लेकिन ये बार बार देखना संभव नहीं है, इसलिए एक बार नोट्स बनाकर रख लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने या हमारे प्रतियोगी छात्रों ने हमको नोट्स बना करके भेजे भी हैं, दिखाए हैं कि सर मैं ऐसे बना रहा हूं, तो अच्छा बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो हम यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं और इसके अलावा जो भी इससे संबंधित बातें हैं वो आपको हम डिक्टेट कर देते हैं, तो वो भी आप नोट कर लें। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर लिख पाना संभव नहीं है, इसलिए। और लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता ही है, तो इस लॉकडाउन का आप भरपूर फायदा ले लीजिए। जब तक ये है, अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि लॉकडाउन के बाद जैसे ही कोई परीक्षा हो, आप उस परीक्षा पर टूट पड़े और एकदम से इतना जोरदार प्रहार करें परीक्षा पर कि आप उसको पास कर जाएं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम भी लगे हुए हैं, आप भी लगे रहिए, दोनों लोग मिल करके कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा और आपका जो अधिकारी बनने का सपना है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। इसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। मैं पूरी मेहनत करके आपको करंट अफेयर्स दे रहा हूं, पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, आईएएस के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, या जो भी परीक्षाएं आने वाली, जैसे कि लेखपाल की परीक्षा आने वाली है, वहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहां पर भी। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं, चूंकि सबका करंट अफेयर्स एक ही होता है, इसलिए। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर जो है करंट अफेयर्स कब का है, तो आपको बता दें कि हमने जून जुलाई 2019 से स्टार्ट किया है और अब तक का जो भी है, तो एक साल का लगभग हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि सर इसको मंथली पढ़ाइए, कि पहले जून का, फिर जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का। ठीक है, तो देखिए इस तरह तो हम ना तो हमने कभी पढ़ा है और ना पढ़ाया है। हमारा पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका दूसरा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। कि जैसे अभी आप क्या चल रहा है, अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है। राष्ट्रीय घटनाक्रम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे देश के स्तर पर जो भी घटना हो रही है उससे कहता है राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, यानी जो विदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जैसे चर्चित व्यक्ति हैं, फिर कुछ व्यक्ति से जिनका निधन हो गया है। ठीक है, नियुक्तियां हुई हैं, है ना। फिर पुरस्कार सम्मान वाला सेगमेंट पढ़ेंगे, तो साल भर में जितने पुरस्कार दिए गए हैं, साल भर में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, साल भर में जितने व्यक्ति निधन हो गया है। ठीक है, फिर साल भर की खेल की घटनाएं। ठीक है, साल भर की अर्थव्यवस्था की घटनाएं, साल भर की विज्ञान प्रौद्योगिकी की घटनाएं, कि कौन सी मिसाइल छोड़ी गई, कौन सी पनडुब्बी का जलावतरण किया गया है। ठीक है, कौन सा जो है यान बनाया गया है, ये सारी चीजें तो हम पढ़ते हैं सेगमेंट वाइज। ठीक है, और आप पढ़ते होंगे मंथली वाइज। ठीक है, तो हमने सेगमेंट वाइज नोट्स इकट्ठा किया हुआ है, तो ये पूरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इस पर आपको 3 4 5 वीडियो मिल जाएंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर खेल, इस तरह से जो है हम लोग धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए बात वही पढ़ना है ही है हमको। ठीक है, तो मैंने टॉपिक वाइज इकट्ठा कर दिया है, तो मुझे बेटर लगता है, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते हैं और पढ़ने में थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, कि साल भर की जो है खेलकूद की घटनाएं एक जगह, साल भर के चर्चित व्यक्ति एक जगह, साल भर के पुरस्कार सम्मान वाले एक जगह। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, कि जयपुर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जयपुर को किसने दिया है, यूनेस्को ने दिया गया है। और यूनेस्को की ये 43वीं बैठक हुई थी, 43वीं, कब, 6 जुलाई 2019 को हुई थी। उसी बैठक में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और ये सांस्कृतिक स्थल के रूप में दूसरा शहर है। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक जो इसकी श्रेणी है वो कैसी है, सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। और ये सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का दूसरा शहर है, जबकि इससे पहले अहमदाबाद को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, प्रथम कौन सा था, अहमदाबाद था। अब भारत के कुल 38 शहर, 38, अब कुल 38 शहर यूनेस्को की धरोहर स्थल सूची में शामिल हो गए हैं, जिसमें से 30 शहर सांस्कृतिक स्थल हैं,
7 शहर प्राकृतिक स्थल है और 1 शहर मिश्रित स्थल है। ठीक है, तो ये संख्या भी अगर आप याद कर लें तो अच्छी बात है, वरना याद रखिएगा कि जो 38 शहर हैं वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो गए हैं और जयपुर 38वां शहर है। ठीक है, इसके बाद जो भारत का टूरिस्ट सर्कल है, ठीक है, यानी जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, टूरिस्ट सर्कल, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें से कौन सा शहर शामिल नहीं है, तो कौन कौन शामिल है? दिल्ली, आगरा और जयपुर। ठीक है, तो जो भारत का टूरिस्ट सर्कल गोल्डन ट्रायंगल है, जयपुर उसका हिस्सा है और आगरा है और दिल्ली है। ठीक है, ये 3 शहर, ट्रायंगल मतलब 3 शहर शामिल है, इसके अलावा नहीं है, तो याद रखिएगा। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, तो ये नई दिल्ली में जल जीवन मिशन पर राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन शुरू किया गया है। राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन शुरू किया गया था और ये 26 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में हुआ था और जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों तक पाइप द्वारा पानी पहुंचाना, अर्थात हर घर जल योजना। ठीक है, यानी कि 2024 तक फिक्स किया गया है कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी गांव हैं, उनमें पाइप के द्वारा हर घर तक पानी को पहुंचाया जाए, ये उद्देश्य है। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए कि भारत के इसमें जल शक्ति मंत्री कौन है। ठीक है, अगला है लक्ष्मण झूला पुल। ठीक है, ये ऋषिकेश में बना हुआ, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। आवागमन के लिए फिलहाल ये बंद कर दिया गया है क्योंकि बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, बहुत ही जर्जर हो गया था, पुराना हो गया था। इसकी लंबाई 136 मीटर है और इसको पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 1923 में बनाया था। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण ने इसी रास्ते से गंगा को पार किया था। ठीक है, इसलिए इसको लक्ष्मण झूला पुल के नाम से जाना जाता है कि लक्ष्मण ने जो गंगा पार की होगी वो इसी रास्ते से, जहां पर ये पुल बना हुआ है ऋषिकेश में गंगा नदी पर, यहां से इन्होंने गंगा को पार किया था। किसने? लक्ष्मण ने। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है लक्ष्मण झूला पुल। ठीक है, अगला है 3 हवाई अड्डों के लीज की मंजूरी। ठीक, लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु हवाई अड्डा को लीज पर दे दिया गया है। किसको? अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। यानी कि अब इनका जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है और जो संचालन की प्रक्रिया है वो सारी यानी कि प्राइवेट रूप में आ गई है, निजी तौर पर आ गई है और ये अडानी ग्रुप को लीज पर दे दिए गए। कौन कौन से? लखनऊ, अहमदाबाद और मंगलुरु हवाई अड्डे। अगला है रंगीन गेहूं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में एक जिला है विदिशा। ठीक, वहां पर लगभग 280 एकड़ में रंगीन गेहूं की खेती की गई है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में रंगीन गेहूं का उत्पादन किया गया, तो आप बताएंगे एमपी में। ठीक है, या आप पूछिए कि एमपी के किस जिले में रंगीन गेहूं का उत्पादन किया गया है, तो विदिशा जिले में। ठीक है, तो काले, नीले और बैंगनी रंग के गेहूं की खेती की गई है और कैसे की गई है? इसमें गेहूं के साथ जामुन के सत्व को, यानी जामुन का रस जो है, सत्व को उसमें मिला दिया गया है। गेहूं के बीज के साथ जामुन के सत्व को रिएक्ट कराया गया है जिससे कि गेहूं जो है वो बैंगनी, काले और नीले रंग के उत्पन्न होंगे। ठीक है, और इस गेहूं में एंथोसायनिन और जिंक की मात्रा अधिक होगी और पोषक पदार्थ भी सामान्य गेहूं की तुलना में अधिक होंगे, यानी कि अधिक पौष्टिक गेहूं होंगे। तो ये प्रायोगिक तौर पर फिलहाल ये एमपी में किया गया था। अगर ये और सक्सेस रहता है तो फिर ये पूरे देश में भी लागू किया जा सकता है। अगला है देश का पहला गार्बेज कैफे। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का एक शहर है अंबिकापुर। ठीक है, वहां पर ये पहला गार्बेज कैफे शुरू किया गया है और इसका मतलब क्या है कि ये क्या है गार्बेज कैफे? प्लास्टिक के पुनः प्रयोग के लिए, यानी जो भी प्लास्टिक, जो अपशिष्ट प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, ये जो प्लास्टिक कूड़ा है उसको क्रश करके, उसको उसमें डाल करके मशीन में और कुछ अन्य उपयोगी उत्पाद बनाने के लिए, या उस प्लास्टिक को हम किसी अन्य उत्पाद को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है गार्बेज कैफे, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में खोला गया है। और यहाँ पर एक वहां का जो नगर निगम है, जो अंबिकापुर नगर निगम है, उसने एक नई पहल शुरू की है। बताया कि जो सड़क के किनारे कूड़ा बिखरा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति उस कूड़े को बीन करके लाता है और अगर 1 किलो प्लास्टिक अपशिष्ट लाता है तो उसे मुफ्त भोजन खिलाया जाएगा। अगर 1 किलो जो सड़क किनारे कूड़ा
प्लास्टिक कूड़ा फिर बिखरा हुआ है उसको बीन के लाता है तो 1 किलो लाने पर मुफ्त भोजन खिलाया जाएगा, और अगर भी आधा किलो कूड़ा बीन करके लाता है तो उसको भरपेट नाश्ता कराया जाएगा। ठीक है, ये वहां के नगर निगम ने बहुत ही अच्छी पहल की है, तो लोग सड़क किनारे पड़े हुए कूड़ा बीनने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे कि साफ सफाई भी होगी और प्लास्टिक को अन्य उत्पादों को बनाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला है हैप्पीनेस उत्सव। ठीक है, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा 15 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है कि दिल्ली सरकार ने आज से लगभग 1 साल पहले, ठीक है, एक पाठ्यक्रम शुरू किया था, प्रसन्नता पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रसन्नता पाठ्यक्रम के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर, ठीक है, तो आज से लगभग 1 साल पहले दिल्ली सरकार ने जो वहाँ के स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहां पर प्रसन्नता पाठ्यक्रम लागू किया था। ठीक है, और उसके 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार ने हैप्पीनेस उत्सव एक कार्यक्रम शुरू किया। ये 15 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक दिन शुरुआती 50 मिनट में विभिन्न गतिविधियां होंगी, जैसे कि नाटक है या कविता है या जो अन्य छोटी मोटी खेलकूद प्रतियोगिता वगैरह है, जिससे कि बच्चे जो है पढ़ाई के अतिरिक्त उन सारी गतिविधियों में भी भाग ले सकें, कुछ रुचिकर कर सकें। तो प्रत्येक दिन शुरुआती 50 मिनट में विभिन्न गतिविधियां शामिल होंगी। इसे कहा गया है 15 दिवसीय हैप्पीनेस उत्सव, दिल्ली सरकार ने प्रारंभ किया है। तो पूछा जाएगा सवाल कि हैप्पीनेस उत्सव किस राज्य की सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, या दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, तो है हैप्पीनेस उत्सव। अगला है ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण। ठीक है, ये पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 12 समुद्र तटों का चयन किया है। उद्देश्य क्या है, समुद्र तटों को पर्यावरण व पर्यटन हितैषी बनाना। ठीक है, तो पहली चीज तो इस पूछा जाएगा प्रश्न की ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण योजना किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे क्या समुद्र तटों को पर्यावरण व हितैषी बनाना। ठीक है, यानी कि वो जो भी समुद्र तट है वहां पर पर्यावरण के अनुकूल सारी चीजें हों, लोग जो है वहां पर कूड़ा वूड़ा वगैरह ना फेंकें, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था रखें, पर्यावरण के अनुकूल हो, जिससे कि वहां पर पर्यटन भी अधिक बढ़ेगा, लोग वहां पर घूमने आएंगे तो और भी चीजें राजस्व वगैरह बढ़ेगा। तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने देश के 12 समुद्र तटों का चयन किया है कि उनको ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण दिया जाएगा 12 समुद्र तटों को, ताकि वो पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से उत्कृष्ट हो सके। अगला देखते हैं बांचा गांव। ठीक है, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल। ठीक है, और इस बैतूल जिले का एक गांव है बांचा गांव, और ये बांचा गांव हाल ही में खाना बनाने के लिए 100% यानी कि 100% सौर स्टोव का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला गांव बन गया। यानी कि यहाँ पर अब कोई लकड़ी के चूल्हे से या फिर गैस के चूल्हे से खाना नहीं बनाता है, तो सोलर स्टोव है, सौर ऊर्जा से चलता है, उस स्टोव का ये इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। तो लकड़ी का, ईंधन का या गैस का या चूल्हे का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं बांचा गांव में। ठीक है, देश का पहला गांव है, याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री किसान योजना में सभी किसान शामिल। ठीक है, आपको पता है कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री किसान योजना शामिल की गई थी, जिसमें स्टार्टिंग में लगभग 12.5 करोड़ 12.5 करोड़ किसान शामिल किए गए थे। ठीक है, लेकिन अब देश के सभी किसान इसमें शामिल होंगे, सभी लाभान्वित होंगे, और अब जो किसानों की संख्या होगी वो 14.5 करोड़ सारे किसान मिलाकर के हो जाएंगे, यानी कि 2 करोड़ और बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि प्रधानमंत्री किसान योजना में स्टार्टिंग में शुरुआत में कितने किसान शामिल थे, तो आप कहेंगे 12.5 करोड़। अब कितने हो गए हैं, 14.5 करोड़ हो गए हैं। ठीक, कितनी वृद्धि हुई है, 2 करोड़ की वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो इस योजना की लागत, मानित लागत है, कितना खर्चा आएगा, वो है 87,217 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019-20 में सरकार ने अनुमान लगाया है। बैंक ऑन व्हील्स, अगली योजना है बैंक ऑन व्हील्स। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक डोर स्टेप बैंकिंग प्रक्रिया के तहत शुरुआत किया है। किसने, प्रश्न पूछा जाएगा कि बैंक ऑन व्हील किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग प्रक्रिया या प्रणाली शुरू की गई है। कहां पर, ये विजयवाड़ा, तमिलनाडु व केरल के 14 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है। विजयवाड़ा, तमिलनाडु और केरल के 14 जिलों में इसको प्रारंभ किया गया है। अगला है रानी अवक्का वल। ठीक है, तो ये कर्नाटक पुलिस द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, और कर्नाटक में एक शहर है मंगलुरु। ठीक है, स्पेशली जो मंगलुरु की पुलिस है तो उसने एक रानी अवक्का वल का गठन किया है।
और ये महिला पुलिस की एक गश्ती दल का निर्माण किया, यानी कि इसमें सभी महिलाएं होंगी, ठीक है। और इनका काम क्या होगा कि महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया है, ठीक है। तो रानी अव्वक्ता बल महिलाओं का एक गश्ती दल है जो कि बच्चों एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। कर्नाटक के मंगलुरु शहर की जो पुलिस है उसने इसका गठन किया है, ठीक है। तो कर्नाटक मंगलुरु रानी अव्वक्ता, इसे विशेष याद रखिएगा। और महिलाओं से और बच्चों से ये संबंधित है, यानी कि इस दल में सभी महिलाएं शामिल होंगी और महिलाओं और बच्चों की वो सुरक्षा भी करेंगे, ठीक। और अंतिम है कीरू पनबिजली परियोजना, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चेनाब नदी पर बनाई गई है और ये रन ऑफ द रिवर अर्थात जल भंडारण के बिना बगैर उत्पादन होगा, ठीक है। तो नाम याद रखिए, कीरू पनबिजली परियोजना कहां पर है? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। और इसमें क्या है? रन ऑफ द रिवर। इसका मतलब ये है कि जैसे जो नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी के बहाव को रोका नहीं जाएगा। जैसे अभी क्या होता है, जो पनबिजली परियोजना होती है तो पानी को रोक करके डैम बना करके, बांध बना करके नदी के बहाव को रोका जाता है, पानी भरा जाता है, ठीक है, फिर पानी तेजी से छोड़ा जाता है तो बिजली पैदा होती है। लेकिन ये एक विशेष तकनीक पर आधारित है, रन ऑफ द रिवर, अर्थात यहाँ पर जल का भंडारण नहीं करना होगा, यानी कि नदी के बहाव पर, प्रवाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसा का वैसा होगा और ये परियोजना अपने तरीके से काम करेगी। तो ये रन ऑफ द रिवर सिस्टम पर आधारित है, अर्थात जल भंडारण के बिना इसका जो है विद्युत उत्पादन किया जाएगा। और ये 624 मेगावाट की परियोजना है, यानी कि 156 वाट की 4 यूनिट यहाँ पर लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के 624 मेगावाट का विद्युत उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा ये करंट अफेयर्स का लेक्चर, ठीक है। और नोट्स आप बनाते रहिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि नोट्स आप बनाइए, उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए, फिर नोट्स बनाइए, फिर एक बार रिवाइज करिए और आप देखेंगे कि सारा का सारा आपका करंट अफेयर्स यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाएगा और आपके एकदम से बिल्कुल समझो कि 100% प्रश्न सही ही होंगे। ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।